सभी को नमस्कार। ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट फर्स्ट में अपने सिलेबस में 3 फंक्शनल ग्रुप हैं। एक है एल्कोहल, दूसरा फिनॉल और तीसरा है ईथर। और ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट सेकंड में जो चैप्टर अपन इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे उसमें भी जो फंक्शनल ग्रुप अपने सिलेबस में है वो कौन कौन से हैं? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि अभी अपन पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट फर्स्ट, इसमें जो 3 फंक्शनल ग्रुप हैं उसमें से एल्कोहल और फिनॉल अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन इसका तीसरे प्रकार का फंक्शनल ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, और वो कौन सा है? वो है ईथर। ईथर, देखिए ईथर क्या होता है। ईथर को जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न भी कहते हैं, डाई एल्किल या डाई एरिल व्युत्पन्न भी कहते हैं। तो ये क्या है? जल का व्युत्पन्न भी इसको कहा जाता है। क्यों कहते हैं? देखिएगा, जल में क्या होता है, ऑक्सीजन है वो द्विसंयोजी तत्व है, अपन जानते हैं ऐसा। ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, 2 बंध बनाने के बाद उस पर 2 लोन पेयर इस तरह से उपस्थित रहते हैं। तो ये क्या है? जल है। अब जल में ऑक्सीजन पर जो 2 हाइड्रोजन उपस्थित है उसमें से अगर एक हाइड्रोजन को एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है। तो ये है एल्कोहल। आर क्या है यहाँ पे? एल्किल समूह है। और अगर जल में से एक हाइड्रोजन को बेंजीन वलय द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो क्या बन जाता है? फिनोल बन जाता है। ठीक है। अब अगर जल के दोनों हाइड्रोजनों को इस तरह से, जल के दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल समूहों द्वारा या एरिल समूहों द्वारा या एक एल्किल एक एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो क्या बन जाता है? ईथर बन जाता है। तो जल में उपस्थित जो 2 हाइड्रोजन हैं उनको अगर एल्किल या एरिल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित कर दें तो ईथर बन जाता है। तो अपन कहेंगे ईथर में इस तरह का बंधन होता है, मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ एकल बंधों द्वारा कार्बन जुड़े होते हैं ऑक्सीजन के साथ में। तो इस तरह का बंधन होता है ईथर में। ठीक है। अब देखिए, अगर ईथर में जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए 2 समूह हैं, एल्किल हो सकते हैं या एरिल हो सकते हैं, ये दोनों एल्किल समूह अगर समान हैं, ईथर के दोनों एल्किल समूह समान हैं तो ईथर को क्या कहते हैं? सरल ईथर कहते हैं। सरल ईथर कहा जाता है, सिंपल ईथर या सामान्य ईथर अपन इसको बोलेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे अपन लें CH3O CH3, C2H5O C2H5, C6H5O C6H5, ये सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे? ये सामान्य ईथर या सरल ईथर की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो दोनों समूह हैं वो एक समान है। अब दूसरी कैटेगरी कौन सी हो जाएगी कि अगर ईथर में या ईथर के दोनों एल्किल समूह भिन्न हैं तो इसे क्या कहेंगे? मिश्रित ईथर कहेंगे। मिश्रित ईथर मतलब मिक्स्ड ईथर इसको अपन बोलेंगे, मिक्स्ड ईथर। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, जैसे CH3
O C2H5 C6H5 OCH3। इस तरह से कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो दोनों समूह अगर भिन्न है तो उसे अपन बोलेंगे मिक्स्ड ईथर या मिश्रित ईथर, इसको अपन बोलते हैं। जो ईथर है उसे एल्कोहल के एनहाइड्राइड भी कहते हैं। ईथर को एल्कोहल्स के एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। एनहाइड्राइड का मतलब जल के निकासन से बनने वाले, जल के अणु के निकलने से बनने वाले। तो एल्कोहल के एनहाइड्राइड का क्या मतलब है कि अगर आप एल्कोहल का निर्जलीकरण करते हैं तो इस तरह की अगर अभिक्रिया हुई कि जल का अणु दो भिन्न अणुओं के मध्य से इस तरह से निकलता है, एक एल्कोहल दूसरा एल्कोहल, तो ईथर बन गया। तो एल्कोहल के निर्जलीकरण के द्वारा ईथर का निर्माण हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एल्कोहल्स के एनहाइड्राइड कहते हैं। ईथर का सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n+2O। ये एल्किल ईथर की बात कर रहा हूं मैं, एरिल ईथर की बात नहीं कर रहा हूं। एल्किल, ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो दोनों समूह एल्किल समूह है, तो उस स्थिति में इसका जो सामान्य सूत्र है वो क्या हो जाएगा, CnH2n+2O। ये सामान्य सूत्र हो जाता है। तो देखिए ये आपके सामने है एक सामान्य जानकारी ईथर। ईथर में ध्यान रखिएगा, ईथर क्रियात्मक समूह को इस तरह से दर्शाया जाता है, मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ की जो संयोजकताएं हैं वो कार्बन के द्वारा संतुष्ट होती हैं। ऑक्सीजन से जो दो समूह जुड़े होते हैं उन समूहों में उनके जो कार्बन परमाणु हैं वो ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए अगर अपन संरचना की बात करें तो ईथर की जो संरचना है वो जल से अपन उसकी तुलना कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे बनाई है डाईएथिल ईथर की संरचना। डाईएथिल ईथर की संरचना, उसमें क्या है कि जो ऑक्सीजन होता है केंद्रीय परमाणु वो sp3 संकृत होता है। sp3 संकृत होने पर इसके जो संयोजी कोष के 4 संकृत कक्षक हैं उनमें से 2 संकृत कक्षक हैं वो इस तरह से लोन पेयर के रूप में उपस्थित हैं, उनमें लोन पेयर है। और जो 2 संकृत कक्षक हैं वो बंद युग्म बॉन्ड पेयर के रूप में उपस्थित है, जो कि कार्बन किसी भी एल्किल या एरिल समूह के कार्बन के साथ इस तरह से वो जुड़े होते हैं। इन लोन पेयर की वजह से ये जो बंद युग्म है या जो बॉन्ड है वो बिल्कुल रेखीय नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर क्या करेंगे, इनको प्रतिकर्षित करेंगे, तो इसकी जो आकृति है ना वो वी शेप हो जाती है, जल के जैसे वी शेप आकृति होती चली जाती है। अब इसमें वी शेप में बंद कोण कितना होगा ये निर्भर करेगा कि ऑक्सीजन के साथ में एल्किल समूह कौन से जुड़े हैं। ये एल्किल समूह जितने बड़े होते चले जाएंगे बंद कोण का मान भी उतना ही ज्यादा होता चला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्किल समूह दूसरे एल्किल समूह को प्रतिकर्षित करेगा तो देखिए बंद है ये यूं इस तरह से बड़ा बंद कोण बनाते हुए खुलता चला जाता है। तो अपन कहेंगे कि ईथर की संरचना वी की आकृति की है और उसमें जो केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है वो sp3 संकृत होता है और ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये ईथर के लिए सामान्य जानकारी है। अब देखते हैं ईथर का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें
नामकरण आना बहुत जरूरी है। नामकरण का क्वेश्चन जितने भी कंपटीशन है उनके लिए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, साथ में जो बोर्ड एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ईथर का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। हमेशा की तरह अपन दो प्रकार से ये नामकरण पढ़ेंगे। एक है सामान्य नाम पद्धति, जिसको रूढ़ नाम पद्धति भी कहते हैं, और दूसरा IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं ट्रिवियल नेम और कॉमन नेम। मतलब रूढ़ नाम या सामान्य नाम। रूढ़ नाम या सामान्य नाम में देखिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे इसमें चीज़ें हैं जो अपन काम में लेते हैं कि कोई भी यौगिक का सामान्य नाम कहाँ पे वो बना, किसने बनाया, उसका स्रोत क्या है, उसकी संरचना क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सम्मिलित करते हुए अपन सामान्य नाम या रूढ़ नाम लिखते हैं। ईथर है, उसके लिए सामान्य नाम या रूढ़ नाम कैसे लिखा जाएगा कि ईथर में ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो दो समूह हैं उन समूहों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए फिर अनुलग्न के रूप में, मतलब नाम के सबसे अंत में क्या लिखते हैं, ईथर लिख देते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, जैसे CH3OCH3 ईथर है। अब चूंकि ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह एक समान है, तो दो नाम क्या है इसका, मेथिल, और दोनों एक समान है तो इसकी संख्या को दर्शाएंगे डाईमेथिल, और अंत में क्या लिख देंगे अपन, ईथर लिख दिया। और देखिए CH3OCH2CH3 ये ईथर है। अब इसमें देखिए ये कैसा मिश्रित ईथर है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो दोनों एल्किल समूह हैं वो अलग अलग हैं। एक एल्किल समूह मेथिल है तो दूसरा है एथिल। एथिल ई से शुरू होता है, मेथिल होता है एम से शुरू, तो पहले कौन सा नाम आएगा, ई से शुरू जो हो रहा है वो पहले आएगा। तो एथिल मेथिल ईथर, ये नाम हो गया इसका। अंत में ईथर आएगा ही आएगा। C6H5OCH3, एक तरफ मेथिल और एक तरफ फेनिल है, तो पहले कौन सा आएगा, मेथिल, फिर आएगा फेनिल, फिर ईथर। मेथिल फेनिल ईथर। और इसका एक सामान्य नाम और है, वो क्या है, एनिसोल। इसे एनिसोल भी कहते हैं। मेथिल फेनिल ईथर को एनिसोल भी कहा जाता है। और एग्जांपल देखिए, जैसे C6H5OCH2CH3, एक तरफ फेनिल है एक तरफ एथिल है, तो नाम हो जाएगा एथिल फेनिल ईथर। ये इसका सामान्य नाम है या रूढ़ नाम है। और इसका एक नाम और है, वो है फेनेटोल। इसे फेनेटोल भी कहते हैं। तो इस तरह से ये ईथर है, इनके सामान्य नाम लिखे जाते हैं। ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो दो समूह हैं उन समूहों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख दो, और फिर अंत में क्या लिखते हैं, ईथर लिखते हैं। तो ये हो गया सामान्य नाम या रूढ़ नाम। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण। सेकंड, IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC का पूरा नाम तो आपको पता ही होगा, क्योंकि अपन ने जितनी बार भी पहले IUPAC नामकरण पढ़े हैं हर बार अपन ने इसका फुल फॉर्म जरूर देखा है। तो IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो लिखिए, मैं बोल रहा हूं, आप लिखते जाइए। विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन का अंतरराष्ट्रीय संगठन है IUPAC। ये जो नॉमन IUPAC इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन का अंतरराष्ट्रीय संगठन। जो ईथर है उसके लिए IUPAC नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। ये IUPAC नाम है, सामान्य नाम मैंने लिखा है। इसमें देखिए ALK दो जगह आए, ALK। इन ALK की जगह नाम क्या आएगा? निर्भर करेगा कि समूह में कार्बनों की संख्या कितनी है। अब एल्कोक्सी में तो ALK की जगह कौन सा आएगा और एल्केन में कौन सा आएगा? तो जो ईथर में ऑक्सीजन पर दो समूह जुड़े हुए हैं, जो छोटा समूह है जिसमें कार्बनों की संख्या कम है, वो तो कहाँ आएगा? एल्कोक्सी के रूप में आएगा, प्रतिस्थापी के रूप में आएगा। और जो कार्बन की लंबी श्रृंखला है, जिस समूह में कार्बनों की संख्या ज्यादा है, उसे अपने एल्केन के रूप में लिखेंगे। क्लियर है चीज? और बाकी IUPAC नामकरण के जो 3 स्टेप हैं जो अपन हमेशा से पढ़ते आए हैं, वो क्या है? पहला स्टेप, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना, जिसमें वह कार्बन भी हो जिस पर मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, जिस पर शाखाओं की संख्या अधिक से अधिक हो। दूसरा पद क्या है? अंकन, मतलब जो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला है उस पर अपन नंबर डालेंगे। इस तरह से नंबर डालेंगे कि मुख्य क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को सबसे कम नंबर मिले, या जो अगर क्रियात्मक समूह में नंबर एक समान मिल रहे हैं दोनों तरफ से नंबर डालने पर, तो जिधर शाखाओं को कम नंबर मिले उधर से अपन नंबरिंग करेंगे। और तीसरा होता है नाम लिखना। तो नाम लिखेंगे, पहले प्रतिस्थापी के नाम, उनकी स्थिति को दर्शाते हुए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखेंगे, और फिर अंत में लिखेंगे मुख्य श्रृंखला का नाम जिस पे आपने नंबर डाले हैं उसका नाम लिखते हैं। तो ये 3 पद हैं। यहां पर नाम है एल्कोक्सी एल्केन। तो देखिए अपन नाम लिखने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। CH3OCH3। अब चूंकि इसमें देखिए ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों ही एल्किल समूह में कार्बनों की संख्या एक समान है, तो कोई को भी एल्कोक्सी मान लो और किसी को भी एल्केन मान लो। तो ALK की जगह क्या आएगा? एक कार्बन है तो मेथ आएगा, तो हो गया मिथोक्सी। और दूसरा जो समूह है एल्केन, उसकी जगह आ गया मीथेन, तो मेथोक्सी मीथेन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3OCH2CH3। अब देखिए ऑक्सीजन से जुड़े हुए जो दोनों एल्किल समूह हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। तो छोटा समूह किस रूप में आएगा? एल्कोक्सी के रूप में आएगा, और बड़ा समूह आएगा वो एल्केन के रूप में आएगा। तो छोटा मतलब एक कार्बन वाला ये समूह, तो एक कार्बन वाले समूह को एल्कोक्सी के रूप में लिखेंगे, तो एक कार्बन वाले को क्या कहेंगे? मिथोक्सी। बड़ा समूह एल्केन के रूप में आएगा जिसमें 2 कार्बन है, और 2 कार्बन वाले एल्केन को क्या कहते हैं? इथेन। तो नाम हो गया मिथोक्सी इथेन। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए आप, CH3OCH, CH3CH3। ये मैंने कोई अणु लिया है। अब इसमें देखिएगा सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है 3 कार्बन की, ठीक है। अब नंबर डालो 1 2 3, 1 2 3, किधर से भी नंबर डालो, ये जो मिथोक्सी वाला समूह है वो कार्बन नंबर 2 पे ही आएगा। तो नंबरिंग किधर से भी कर दो, चाहे 1 2 3। तो मुख्य श्रृंखला के कार्बन नंबर 2 पर क्या जुड़ा हुआ है? मिथोक्सी जुड़ा हुआ है। मेथिल और ऑक्सीजन के लिए अपन संयुक्त रूप से क्या नाम लिख रहे हैं? मिथोक्सी। तो 2 मिथोक्सी, 2 नंबर कार्बन पे मिथोक्सी जुड़ा हुआ है, और श्रृंखला क्या है? प्रोपेन। तो इसका नाम हो गया 2 मिथोक्सी प्रोपेन। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, देखिएगा।
ये मैंने आपके सामने कोई अणु लिखा है, ये श्रृंखला बना दी, आप भी बना बना कर लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव। ऐसा कार्बन भी होना चाहिए जिस पर क्रियात्मक समूह जुड़ा हो। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की ये मुख्य श्रृंखला है, इसको मैंने इस तरह से बंद कर दिया। अब नंबरिंग किधर से करें, लेफ्ट हैंड साइड से करें कि राइट हैंड साइड से करें? तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 मुख्य क्रियात्मक समूह को 5 नंबर मिल रहे हैं, और इधर से करें तो 1 2 3 नंबर ही मिल रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप नंबरिंग करेंगे। ठीक है, नंबरिंग कर दी। अब नाम लिखें। नाम लिखने के लिए पहले आप प्रतिस्थापियों के नाम लिखेंगे। तो प्रतिस्थापी कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं? कार्बन नंबर 3 पे जुड़ा हुआ है, 4 पे और 5 पे। इनकी स्थिति को दर्शाते हुए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इनका नाम लिखिए आप। इसका नाम है मिथॉक्सी, एक कार्बन है इसमें इसलिए मिथॉक्सी, एम से शुरू हो रहा है। इसका नाम है ब्रोमो, बी से शुरू हो रहा है। और इसका नाम है मेथिल, ये भी एम से शुरू हो रहा है। अब चूंकि ये मेथिल है, ये मिथॉक्सी है, तो इसमें देखिए MET, यहाँ भी MET, H METH तक तो ठीक है, लेकिन इसमें METH के बाद O आता है और इसमें METH के बाद Y आता है। तो O पहले आएगा, तो मिथॉक्सी का नाम मेथिल से पहले लिखा जाएगा। तो देखिए क्या नाम आता है, 4 ब्रोमो, B सबसे पहले लिखा जाएगा, 3 मिथॉक्सी, 5 मेथिल, क्योंकि देखिए METH तक तो दोनों में सेम है। O और Y के आधार पर अपन ये डिफरेंस पैदा करेंगे। डिफरेंस आएगा इसमें, O पहले आता है और Y बाद में आता है। तो ये प्रतिस्थापियों के नाम आ गए, 4 ब्रोमो, 3 मिथॉक्सी, 5 मेथिल। फिर मुख्य श्रृंखला का नाम, मुख्य श्रृंखला में 6 कार्बन है तो लिखेंगे हेक्सेन। ठीक है, तो इस तरह से ये ईथर है, इसके नाम लिखे जाते हैं। IUPAC के रूप में अपन लिखते हैं एल्कोक्सी एल्केन। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि ईथर का संश्लेषण कैसे होता है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ ईथर। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।